एपिसोड 110। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना वो टॉप 3 में आ गया था। और फिर इसके बाद हमारा जान रूम वगैरह में आने के बाद जो उसने पिछले एपिसोड में हेमू को हराया था ना, उसकी आत्मा से कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है और सोल लॉर्ड को सब कुछ बता देता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी जान से कहने लगते हैं कि जान, जो थंडर सेक्ट की कीप ही है ना, उसकी तुम्हें सुरक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास कुछ खास चीज है। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हाँ में से रिला देता है और अब आगे अब जान और सोल लॉर्ड यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं हून क्लैन, सोल क्लैन और एबल रेस के बारे में कि शायद वो कीप ही को यहाँ से पकड़ कर ले जाना चाहते हैं और जो थंडर सेक्ट है ना उस पर हमला करने वाले हैं। अब जैसे हमारी जान और सोल लॉर्ड को पता चलता है ना तो जान एकदम सावधान हो जाता है कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक घर को बताया जाता है, मतलब कि एक हॉल को बताया जाता है जहाँ पर, सॉरी हॉल को नहीं, एक रूम को बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ था और वो सोच रहा था कि हेमू मारा गया और वो एक और बंदा है उसे टियान फे ने कैद कर लिया है। खैर जो भी हो, जैसे ही तीसरा फेज आएगा कॉम्पिटिशन का तो मैं थंडर सेक्ट को पूरी तरह से मिटा दूंगा और जो थंडर सेक्ट के लीडर की बेटी है ना कीप है उसे ले जाकर सोल क्लैन को सौंप दूंगा। अब भाई साहब ये बंदा ये सोच ही रहा होता है, तभी हमें इसकी आंखों को भी बताया जाता है जिसकी की काले कलर की आंखें होती हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि 22वें एल्डर आपको थंडर वैली के लीडर बुला रहे हैं। अब जैसे ये बंदा ये सुनता है ना तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है कि कहीं थंडर वैली के लीडर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। ये बंदा चलता है तो घबराते हुए तुरंत हॉल में पहुंचता है। यहाँ पर थंडर सेक्ट के बुड्ढे वगैरह बैठे हुए थे, टियान फे भी बैठा हुआ था, साथ ही साथ और बंदे भी बैठे हुए थे। अब जैसे यहाँ पर जो 22वें वाला बुड्ढा, हमें से हून क्लैन का बुड्ढा ही कहेंगे, ठीक है, हून क्लैन का बुड्ढा भी यहाँ पर आता है ना। और हाँ, फिलहाल के लिए हून क्लैन का बुड्ढा नहीं है बल्कि ये 22 सालों से थंडर वैली में छुपा है ताकि जो कीपे है ना उसके बारे में पूरी जानकारी लगा सके कि भाई आखिरकार उसके पास क्या खास चीज है। लेकिन इसे 22 सालों में कुछ भी पता नहीं चला है कि भाई आखिर कीपे के पास ऐसी कौन सी चीज है। अब जैसे यहाँ पर हॉल में जो सभी लोग आते हैं ना, बोले जाए तो थंडर सेक्ट के बुड्ढे वगैरह और लीडर, तो इनके बीच बातचीत होने लगती है। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो कहने लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे थंडर सेक्ट के इलाके में बहुत सारे हून क्लैन के बंदे, सोल क्लैन के बंदे और एवर रेस के बंदे देखे गए और मैं जितना सोच पा रहा हूँ उसके हिसाब से हमारे थंडर सेक्ट में ही कोई ऐसा बंदा है जो इन बंदों को अंदर घुसने दे रहा है। अब भाई साहब थंडर सेक्ट के लीडर है कहती सीधा जो हून कबीले का मेंबर था ना उसकी ओर ही देखते हैं, बोला जाए तो 22वें एल्डर की ओर देखते हैं और पूछने लगते हैं सीधा उससे कि आपका क्या ख्याल है। अब जैसे 22वां एल्डर थंडर सेक्ट के लीडर की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर वो चलता है तो अपने आप को संभालता है और कहने लगता है कि लीडर मैंने भी ये सब देखा है और आप कह रहे हो वो एकदम सही कह रहे हो। पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आता जा रहा है, बोला जाए तो थंडर सेक्ट में जैसे जैसे तीसरा राउंड आ रहा है वैसे ही वैसे हून क्लैन के बंदों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब भाई साहब यहाँ पर बहुत देर तक बातचीत होने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो 22वें एल्डर को जिम्मेदारी देकर कि अब आगे से तुम ध्यान रखना कि कोई भी हून क्लैन का बंदा यहाँ पर आने ना पाए, इस मीटिंग को रद्द कर देते हैं। अब जैसे ये मीटिंग रद्द होती है ना तो यहाँ पर सभी के सभी बुड्ढे चलते हैं तो निकल जाते हैं। अब इतने में हमें टियान फे को बताया जाता है जो कि थंडर सेक्ट के लीडर के एकदम पास में ही खड़ा हुआ था। टियान फे चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर से कहने लगता है कि आपके अंदर जो भी एविल रेस की शक्तियां वगैरह है ना उन्हें निकाला जा सकता है। मैंने एक ऐसे बंदे को ढूंढ लिया है जो आपकी चोटों को ठीक कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर टियान फे कहता है ना, मेरे ख्याल से डुआन फेन और टियान फे एक ही होंगे चाहिए। डुआन फे वो था जिसने हमारी जान का यहाँ पर पहुंचने के लिए फॉर्म भरा था, हो सकता है कि अलग अलग हो, खैर कोई नहीं, वो अपने आगे पता चलेगा। टियान फे चलता है तो एक अलग स्पेस में ले जाता है थंडर सेक्ट के लीडर को और यहाँ पर जान के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके पास एक होली फ्लेम है। अब जैसे थंडर सेक्ट का लीडर टियान फे की बात सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं पूछना चाहूंगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अब जैसे टियान फे थंडर सेक्ट के लीडर की बात सुनता है ना तो टियान फे और थंडर सेक्ट का लीडर चलते हैं तो दोनों के दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि कल्टीवेशन में लगा हुआ था। इतने में जान को महसूस होता है कि कोई पावरफुल बंदा यहाँ पर आ रहा है, इसलिए जान एकदम चौकन्ना हो जाता है। अब इतने में सामने टियान फे और थंडर सेक्ट का लीडर प्रकट होते हैं। अब जैसे टियान फे यहाँ पर प्रकट होता है ना तो हमारा जान चलता है तो टियान फे से पूछने लगता है कि एल्डर क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। टियान फे चलता है तो मुस्कुराते हुए जान से बात करने लगता है कि नहीं नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, इनसे मिलो, ये थंडर सेक्ट के लीडर। अब जैसे टियान फे यहाँ पर हमारी जान को थंडर सेक्ट के लीडर के बारे में बताता है ना तो हमारा जान हैरान हो जाता है। जान चलता है तो तुरंत घुटनों के भर बैठकर उन्हें ग्रीट करता है कि नमस्ते लीडर। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो वो भी जान को इतना नॉर्मल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो जान से बात करने लगता है कि मेरे अंदर कुछ मेजर इंजरियां हैं, क्या उन्हें तुम ठीक कर सकते हो क्या। जान चलता है तो टियान फे को दिखते ही पहचान जाता है कि इसके अंदर एबल शक्तियां छुपी हुई हैं। अब जैसे हमारा जान टियान फे से बोला जाए तो थंडर सेक्ट के लीडर से कहता है ना तो थंडर सेक्ट का लीडर हैरान हो जाता है कि इस लड़के ने दिखते ही पहचान लिया है कि मेरे अंदर एबल रेस की शक्तियां हैं। यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो जान को बताने लगता है कि आज से हजारों सालों पहले जो एबल रेस और ह्यूमन के बीच में लड़ाई हुई थी ना उसमें मैंने एबल रेस को खदेड़ कर बाहर फेंक दिया था, लेकिन उसी समय एक बंदा था
था जिसने मेरे पीछे से हमला कर दिया था और मेरे अंदर जो एविल शक्तियां डाल दी थी। अब जैसे हमारे जान टियान पे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। जान चलता है तो टियान पे से कहने लगता है कि हाँ, आपके जो भी एबल ऑरा वगैरह है ना उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे प्रिपरेशन की आवश्यकता है, मुझे कुछ गोलियों को बनाना होगा जिसकी सहायता से मैं आपके अंदर जे एबल ऑरा निकालूंगा। अब जैसे 100 सेक्ट का लीडर जान की बात सुनता है ना तो वो कह देता है कि ठीक है, मेरे इलाज की तैयारियां करो, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। अब भाई साहब यह कहती 100 सेक्ट का लीडर चलता है तो जान से कहकर जाता है कि तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो ना, जड़ी बूटियों वगैरह की, तुम उससे कह देना, तुम्हारे लिए हाजिर कर दी जाएंगे। हमारे जान चलता है तो हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब 100 सेक्ट का लीडर और टियान पे चलते हैं तो यहाँ से 9 to 11 बोला जाए तो चले जाते हैं। जान चलता है तो दोबारा से कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती 2 दिन बाद मैदान का सीन बताया जाता है और आज का वही दिन था जब 1 2 3 बोला जाए तो तीनों बंदों में से कौन पावरफुल है और किसको क्या रैंक मिलनी चाहिए वो डिसाइड होने वाला। अब यहाँ पर सामने एक बकेट रखा हुआ था और उस बकेट में 3 स्टिक रखी हुई थी। हमारे जान और मूगे और एक और बंदा था झूमे। अब पता नहीं ये बंदा था या फिर बंदी, वो हमें अब आगे पता चलेगा। तीनों के तीनों एक एक स्टिक उठा लेते हैं। अब जैसे एक एक स्टिक उठाते हैं ना तो जो हमारा जान था ना वो तो 1 नंबर पर आ जाता है और मूगे और झूमे थी ना वो 2 और 3 नंबर पर आ जाते हैं। और नियम के हिसाब से जो पहले नंबर पर आएगा ना उसे सिर्फ एक ही मुकाबला लड़ना होगा और जो दूसरे और तीसरे नंबर पर आएगा ना उन्हें सबसे पहले दूसरे और तीसरे को आपस में फाइट करनी होगी, जिनमें से एक डिसाइड होगा, फिर उसे हमारे जान से फाइट करनी होगी। तो जो भी बंदा जीतेगा ना वो पहले नंबर पर आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हमारा जान चलता है तो वो पहले नंबर की उठा लेता है, जिस वजह से हमारे जान को सिर्फ एक ही फाइट करनी है और वो दूसरे नंबर पर तो कंफर्म आ जाएगा अगर वो मुकाबला हाल भी जाता है तो भी। अब सबसे पहले यहाँ पर जूमे और मूगे की फाइट होती है। मूगे चलता है तो अपने आइस वाली पावर से जूमे को हरा देता है। हालांकि फाइट थोड़ी लंबी चली थी लेकिन जो जूमे थी ना वो मूगे से अभी तक नहीं जीत पाई थी, इसलिए आज भी वो हारी जाती है क्योंकि जूमे ने एक पावरफुल अटैक मूगे के ऊपर कर दिया था। इसलिए मूगे हार मान लेती है कि ठीक है मैं हार मानती हूँ और तीसरे नंबर पर आ जाती है। अब यहाँ पर 15 मिनट का आराम होता है और फिर इसके बाद हमारा जान भी मैदान में उतर जाता है और मूगे भी मैदान में उतर जाता है। अब जैसे दोनों आमने सामने खड़े होते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो जूमे के मजे लेने लगता है, सॉरी जूमे नहीं, मूगे के मजे लेने लगता है। मूगे जब हमारे जान को अपने मजे लेता हुआ देखता है ना तो मूगे भी प्रसन्न हो जाता है और कहने लगता है कि सच में तुम भी टैलेंटेड हो, तुमने इतनी लड़ाइयां लड़ ली और तो और पिछले बैटल में तुम मरते मरते बच गए फिर भी तुमने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। जो भी हो, मेरी बराबरी के लोगों में एकमात्र तुम ही हो जिसे मैं अपना अपोनेंट मार सकता हूँ, वरना मेरी टक्कर का कोई भी नहीं है। अब जैसे ही मूगे एक कहता है ना तो हमारे जान भी हमें से रिला देता है कि सच में ये बंदा काबिल है, क्योंकि सामने वाले बंदे ने भी उसके बराबरी बोला जाए तो जितनी फाइट हमारे जान ने की है ना उतनी फाइट मूगे ने भी की है, सिर्फ एक आध फाइट को छोड़कर। लेकिन मूगे ने भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक। अब ये दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। मूगे चलता है तो वो जान को शुरू से ही एकदम सीरियस ले लेता है और अपने ड्रैगन नहीं मतलब कि वगैरह रहता है ना वो निकाल लेता है। अब जैसे यहाँ पर सभी लोग मूगे को चाकू निकालते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जो सामने बंदा है ना भले ही डाउ जान के 2 स्टार के मीडियम लेवल पर है लेकिन शायद उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो मूगे था ना वो अपना ड्रैगर बोला जाए तो चाकू कभी भी नहीं निकालता था और जान के सामने उसने अपना चाकू निकाला है। इसका मतलब सामने वाला बंदा जरूर पावरफुल है। अब सबसे पहले तो इनके बीच नॉर्मल फाइट होने लगती है। मूगे और हमारी जान के बीच लगे तेरी एक दूसरे के बीच लातों घूसों से फाइट करने लगते हैं। जान चलता है तो अब अपने तलवार का भी इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से मूगे चलता है तो वो भी अपने आप चाबुक बोला जाए तो ड्रैगर का इस्तेमाल करने लगता है और एक दूसरे में लगे तेरी मचाने लगते हैं। मूगे थोड़ी देर बाद ही समझ जाता है कि शायद जो जान है ना शायद उसने उसे कम आंक लिया है, इसलिए मूगे समझ जाता है कि अब इस फाइट को अगर जीतना है ना तो एकदम सीरियस लेना पड़ेगा, वरना जो जान है ना वो बिल्कुल भी उसे नहीं हरा पाएगा। बोले जाए तो मूगे जान को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए मूगे चलता है तो एकदम अब सीरियस हो जाता है लड़ते समय और भी तेजी से जान पर हमला करने लगता है। लगे तेरी जान चलता है तो वो भी अपनी धीरे धीरे पावर बढ़ाने लगता है और एनसीएन जो हमारे जान का रूलर था ना उससे मूगे पर और भी तेजी से हमला करने लगता है। लगे तेरी। अब यहाँ पर मूगे चलता है तो ट्रिपल आइस स्नेक का अटैक कर देता है, जो कि मतलब कि ये स्नेक नहीं है, ये 3 चाकू हैं ड्रैगर जो कि तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब हमारा जान मूगे को हमला करता हुआ देखता है ना तो हमारा जान भी चलता है तो 7 ब्रेकिंग स्काई रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो थोड़े पीछे हो जाते हैं, लेकिन जैसे हमारा जान पीछे होता है ना तो वो तुरंत एक फ्लेम का स्लैश अटैक मूगे की ओर कर देता है। अब जब मूगे हमारी जान को इतनी जल्दी अटैक करता हुआ देखता है ना तो मूगे चलता है तो एक आइस का बैरियर बना देता है और हमारे जान के फ्लेम वाले स्लैश अटैक को रोक देता है। अब इतने में मूगे चलता है तो यहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक फ्लोवर आइस, पता नहीं नाम क्या है लेकिन ऐसा ही हुआ, फ्लोवर आइस या फिर आइस फ्लोवर, उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही मूगे इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो मूगे के हाथों में जैसे हमारे जान के हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस रहता है ना वैसे ही मूगे के हाथों से एक आइस का फ्लावर बाहर निकलता है। अब जैसे ये फ्लावर बाहर निकलता है ना तो ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के बाद तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान यहाँ
पर मूगी को अपनी ओर पावरफुल अटैक करते हुए देखता है ना तो जान चलता है तो वो भी अपनी डाउकी को बाहर निकालता है जो कि रेड कलर की होती है। हमारे जान चलता है तो सबसे पहले अपने चारों तरफ बोला जाए तो अपने शरीर के ऊपर डाउकी को लपेट लेता है। अब जान चलता है तो यहाँ पर अपनी रेड कलर की डाउकी से एक बहुत ही बड़ा लॉयन बना देता है, शेर बना देता है। अब जैसे ये शेर बनता है ना जो कि पूरी तरह से हमारे जान की डाउकी से बना हुआ था और रेड कलर का दिख रहा था, तेजी से मूगी ने जो फ्लावर अटैक किया है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना तो हमारे जान का टाइगर चलता है तो जो फ्लावर है ना मूगी का उसे पिघलाने लगता है और पलक झपकते ही पिघला देता है। अब जैसे ही मूगी का ये फ्लावर पिघलता है ना बोला जाए तो पिघल जाता है ना तो ये लॉयन चलता है, रेड कलर का हमारे जान का लॉयन वाला अटैक चलता है तो मूगी के फ्लावर वाले अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर यहाँ पर से गायब हो जाता है। अब भाई साहब ये गायब होता ही है, मूगी का ध्यान अपने अटैक पे था ही तभी हमारे जान चलता है तो अपने रूलर से एक और स्लैश अटैक मूगी के ऊपर कर देता है। अब जब मूगी इतनी जल्दी जान को दोबारा से अटैक करता हुआ देखता है ना तो मूगी अपने सामने एक सील बना लेता है, लेकिन ये सील पूरी तरह से तैयार नहीं होती, इसलिए हमारे जान का स्लैश अटैक चलता है तो मूगी की सील को तोड़ते हुए सीधा मूगी की छाती पे जान का लगता है, जिस वजह से मूगी चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और पूरी तरीके से धूल धूल हो जाता है। अब भाई साहब जब आस पीछ के लोग मूगी की ऐसी हालत देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि मूगी बोला जाए तो एक डाउ जान के 2 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा मूगी की ऐसी हालत कर सकता है जो कि डाउ जान के 2 स्टार के हाई लेवल के एकदम पीक लेवल पर है, बोला जाए तो 1 कदम और डाउ जान के सीधा 3 स्टार। भला मूगी की ऐसी हालत जान कैसे कर सकता है। अब इतने में हमें मूगी को बताया जाता है, मूगी चलता है तो दोबारा से खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए जान से कहने लगता है कि जान ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें सच में कमजोर आंक लिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करूंगा, अब मैं तुमसे ओरिजिनल वाला अटैक करूंगा, मतलब की लड़ाई करूंगा। मूगी चलता है तो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है। अब जैसे मूगी अपनी पावर को रिलीज करता है ना तो जो मैदान का टेम्परेचर है ना वो बहुत ही तेजी से गिरने लगता है और माइनस से भी नीचे चला जाता है और तो और जो हवा में नमी थी ना अब उसकी जगह बर्फ गिरने लगता है हवा में, बोला जाए तो हवा भी एकदम जमने लगती है। अब जब मूगी ऐसा करता है ना तो मूगी चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि 10,000 आइस का क्रिस्टल। जैसे मूगी चिल्लाकर कहता है ना तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल बर्फ का टुकड़ा बनता है जो कि 10,000 साल पुराना था और तेजी से हमारे जान की उड़ान बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान मूगी को इतनी तेजी से बदलते हुए देखता है ना तो हमारा जान भी एकदम तैयार हो जाता है मूगी से ओरिजिनल फाइट लड़ने के लिए। जान चलता है तो वो तुरंत जो मूगी ने 10,000 साल पुराना क्रिस्टल से हमारे जान के ऊपर हमला किया है ना, जान चलता है तो अपनी फ्लेम को बाहर निकालता है और उसे बहुत ही छोटा बनाकर सामने शूट कर देता है। अब जैसे हमारे जान का फ्लेम का टुकड़ा और सामने वो क्रिस्टल टकराते हैं ना तो हमारी जान की फ्लेम चलती है तो क्रिस्टल को पूरी तरह से घेर लेती है और पिघलाकर पानी में बदल देती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और इस फॉर्मेशन का नाम होता है परगेटरी फॉर्मेशन। अब जब मूगी जान को ऐसा करते हुए देखता है ना तो मूगी मुस्कुराने लगता है कि तो अच्छा अब तुम मुझे फॉर्मेशन में फंसाकर हार मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम भूल गए हो शायद कि मैं और कोई नहीं हूँ, मैं मूगी हूँ और मुझे फॉर्मेशनों में फंसाना इतना आसान नहीं है। अब भाई साहब इससे पहले मूगी कुछ कर पाता, इससे पहले हमारा जान चलता है तो मूगी को फॉर्मेशन में फंसा लेता है जो कि एकदम रेड कलर का होता है। अब जब फॉर्मेशन चलता है तो इससे अंदर बोला जाए तो एक चारों तरफ से पर्दा चढ़ चुका है और उस फॉर्मेशन के अंदर हमारा जान और मूगी है और जो फॉर्मेशन है ना ये पूरी तरह से फायर से बना हुआ है। अब जब मूगी ये देखता है कि जान ने उसे फॉर्मेशन में फंसा लिया है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब जब जान मूगी को मुस्कुराता हुआ देखता है ना तो हमारे जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे जान चलता है तो तुरंत हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया है ना हमारे जान ने, उससे एक ड्रैगन निकलता है जो कि एकदम रेड कलर का होता है और तेजी से मूगी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब मूगी हमारे जान के ड्रैगन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना और अपने आप को फॉर्मेशन में फंसा हुआ दिखता है ना तो मूगी के चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है। मूगी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जान अगर तुमने मेरे इस वाले अटैक को डिजोल्व कर दिया ना तो मैं हार मान जाऊंगा। अब भाई साहब यह कहती मूगी चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही कहता है रेमिनेट आइस ड्रैगन। अब जैसे मूगी कहता है ना तो मूगी के शरीर से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि आइस का बना होता है। अब जैसे मूगी की शक्तियों से आइस का ड्रैगन बनता है ना तो ये तेजी से हमारी जान का जो फ्लेम ड्रैगन है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब मूगी को हमारे जान ऐसा करता हुआ देखता है ना तो हमारे जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि मूगी का जो आइस ड्रैगन है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लेकिन अब जान का ड्रैगन फायर वाला और मूगी का ड्रैगन आइस वाला दोनों आपस में टकराने लगते हैं और हर बार जब ये टकराते हैं ना तो हमारे जान का जो फायर ड्रैगन है ना वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाता था। हालांकि मूगी का भी ड्रैगन सप्रेस हो जाता था लेकिन हमारे जान का जो ड्रैगन है ना वो अभी तक किसी ने भी सप्रेस नहीं कर पाया था। हालांकि हमारी जान ने बहुत आइस वाले बंदों से लड़ाई की है लेकिन हमारी जान का ड्रैगन कभी भी सप्रेस नहीं होता था। तो भला मूगी के पास ऐसी कौन सी बर्फ वाली शक्तियां हैं जिसकी वजह से उसका जो ड्रैगन सप्रेस हो रहा है। अब ऐसे ऐसे इन दोनों आपस में टकराते रहते हैं ड्रैगन हमारे जान चलता है तो इसी मूगी का फायदा उठाकर, हालांकि वो अपनी एनर्जी अपने फायर ड्रैगन में भेज रहा था और दूसरी साइड मूगी भी अपनी आइस वाली शक्तियां अपने आइस ड्रैगन में भेज रहा था और दोनों आसमान में टकरा रहे थे। लेकिन हमारे जान चलता है तो यहाँ पर जो फेरी मून ने हमारी जान को टेक्निक दी है ना फिंगर टेक्निक, उसका इस्तेमाल कर देता है और वो भी दूसरी लेवल की। अब जैसे ये फिंगर टेक्निक तेजी से मूगी की ओर आगे बढ़ती है ना तो मूगी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाहट में
उसका ध्यान टूटता है और जो आसमान में ड्रैगन, आइस वाला ड्रैगन हमारी जान के फायर ड्रैगन से लड़ रहा था ना, हमारी जान का फायर ड्रैगन चलता है तो वो आइस ड्रैगन पर पावरफुल हमला कर देता है, जिस वजह से आइस ड्रैगन चलता है तो वहां पर नष्ट हो जाता है। अब जैसे ये आइस ड्रैगन नष्ट होता है ना तो मूगे था ना वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि जो आइस ड्रैगन था ना वो मूगे से कहीं ना कहीं जुड़ा था, इसलिए वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है। मूगे चलता है तो तुरंत हार मानता है कि मैं हार मानता हूँ। अब जैसे ही हमारे जान मूगे को ऐसा कहते हुए देखता है ना तो हमारे जान चलता है तो जो उसने फिंगर टेक्निक मूगे के ऊपर करी थी ना उसे रोकने लगता है, लेकिन ये फिंगर टेक्निक हमारे जान के आपे से बाहर चली जाती है, जिस वजह से फिंगर टेक्निक तेजी से मूगे की ओर आगे बढ़ने लगती है। और तो और मूगे भी अब इस हालत में नहीं था कि हमारे जान की फिंगर टेक्निक को रोक सके, इसलिए मूगे चलता है तो वो समझ जाता है कि शायद अब उसका मरना एकदम पक्का है। अब भाई साहब मूगे में जो फिंगर टेक्निक लगने वाली होती है तभी यहाँ पर टियान पे प्रकट होता है और हमारे जान की फिंगर टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर हमारा जान है ना उसे विजयी घोषित कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर जीतता है ना तो जान चलता है तो अचानक बेहोश हो जाता है, क्योंकि जान ने हाथ से ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर दिया था। मूगे चलता है तो वो भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही मूगे यहाँ पर बेहोश होता है ना तो हमें आस पास के लोगों को बताया जाता है, खासकर लुई किंग को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थी जान के जीतने पर, क्योंकि उसने 10 मिलियन गोल्ड कॉइन की जान के ऊपर शर्त लगाई थी। और यहाँ पर डोंगोस सिटी में जो मूगे था ना वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित था पावर के लिए, इसलिए अधिकतर बंदों ने उस पर ही शर्त लगाई थी। सिर्फ एक ही लड़की थी लुई किंग जिसने जान की ओर से बैट लगाई थी, इसलिए लुई किंग चलती है तो एकदम मालम माल हो जाती है। और यार मालम माल होने से मुझे एक बात याद आ गई है कि भाई ड्रैगन प्रिंस युआन में एक बंदा है जो कि हमारी युआन का कांग युआन सेक्ट में नौकर बनेगा, और भाई साहब वो भी युआन के ऊपर एकदम अंधा पैसा लगाएगा। और जब युआन एक मुकाबला जीतेगा ना, मतलब कि एक टेस्ट को जीतेगा ना, उस समय भाई साहब वो मोटा बंदा चलेगा तो पूरे के पूरे कांग युआन सेक्ट को पार्टी देगा, मतलब कि वो एकदम लखपति हो जाएगा हमारी युआन की एक फाइट के जीतने से ही, समझ रहे हो। हालांकि वो बात अलग है कि उसकी बाद में फिर बुरी हालत हो जाएगी, दुश्मन उसे पकड़ लेंगे और उसे क्रपल्ड कर देंगे। हालांकि मैंने पूरा का पूरा ड्रैगन प्रिंस युआन नोवेल पढ़ रखा है और सबसे ज्यादा बुरा मुझे उसी बंदे के लिए लगता है कि भाई वो युआन को एकदम सच्चा फ्रेंड मानता था और उस पर अंधा विश्वास करता था और उसकी ऐसी हालत कर दी गई थी बाद में। खैर कोई नहीं, वो बात अलग है कि युआन उसे बाद में एंड में जाकर ठीक कर देगा, लेकिन यार जिस तरीके से उस बंदे को बताया गया था ना भाई साहब एकदम आप प्रसन्न हो जाओगे। कोई नहीं, टॉपिक से भटक गया था, स्टोरी पर आते हैं। अब पलक झपकते ही 10 दिन गुजर जाते हैं और जो हमारा जान था ना वो कोमा के अंदर चला गया था, बोले जाए तो बेहोश हो गया था और 5 दिन बाद होश में आया था। और जो मुंह बोले जाए तो मूगे था ना वो भी कोमा के अंदर चला गया था और वो 10 दिन में होश में आ पाया था। अब जान जैसे ही होश में आता है ना तो वो थोड़ी बहुत 1-2 दिनों तक ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले हमारा जान जाता है नीलामी हॉल में, ताकि वहां से कुछ जड़ी बूटियां खरीद कर जो थंडर वैली का लीडर है ना उसके अंदर से वो एविल ड्रेस का ओरा बाहर निकाला जा सके। इसके बाद हमारा जान चलता है तो जो एल्पिनिस्ट रहते हैं ना वहां पर भी जाता है और वहां से भी कुछ खास सामग्री लाता है। इसके बाद हमारा जान थंडर वैली के अंदर भी जाता है और वहां से भी कुछ खास चीजें लाता है। अब जान चलता है तो प्रिपरेशन करने लगता है कि कैसे थंडर सेक्ट का जो लीडर है ना उसके अंदर से एविल शक्तियां बाहर निकालनी है। अब भाई साहब हमारे जान प्रिपरेशन कर ही रहा होता है तभी हमारी जान का दरवाजे पर खटखटाहट होती है। जान चलता है तो दरवाजा खोलता है और दरवाजे के बाहर थंडर सेक्ट के लीडर की बेटी कीपे और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड और खड़े हुए थे। थंडर सेक्ट की लीडर की बेटी चलती है तो कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें फादर ने बुलाया है इनाम देने के लिए। अब जैसे ही हमारे जान कीफे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और कीफे के साथ चला जाता है। कीफे चलती है तो हमारे जान को थंडर सेक्ट में लाकर यहाँ पर एक स्क्रॉल की सहायता से एक पोर्टल ओपन करती है और इस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब जैसे हमारे जान इस पोर्टल के अंदर आता है ना तो एक अलग ही स्पेस में आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर पहले से ही उपलब्ध था, साथ ही साथ जो मूगे और जो झूमे था ना वो भी यहाँ पर था। अब पता नहीं जो झूमे लड़की है फिर लड़का, लेकिन वो भी थी। अब ये तीनों के तीनों चलते हैं तो थंडर सेक्ट के लीडर को ग्रीड वगैरह करने लगते हैं। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो वादे के मुताबिक जान को एक स्टोरेज अंगूठी देता है जिसमें कि एक स्क्रॉल रखा हुआ था। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर मूगे आया हुआ था ना उसे भी एक स्टोरेज अंगूठी देता है जिसमें एक कवच रखा हुआ था। और जो तीसरे नंबर पर नहीं यार दूसरे नंबर वाले को कवच था या फिर तीसरे नंबर वाले को, यार कोई नहीं, तीनों को एक एक स्टोरेज अंगूठी दे देता है। हमारा जान चलता है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी चेक करता है और वहाँ देख लेता है कि हाँ एक स्क्रॉल पड़ा हुआ है। अब थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, जो तुम्हें 3 टेक्निकों को देने का वादा किया था ना, 3 इनामों को, वो तुम्हें दे दिया गया है, लेकिन एक इनाम मेरी ओर से भी। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो यहाँ पर जो थंडर पवेलियन था ना थंडर सेक्ट का उसे खोल देता है और कहने लगता है कि तुम्हें इस थंडर पवेलियन में 1 महीने के लिए रहना है और इसमें बहुत सारे हाई लेवल की टेक्निक है, कुछ गोलियां और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। हालांकि थंडर भी उपलब्ध है जो तुम्हें वहां पर चोट पहुंचा सकता है, लेकिन ये अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितनी पावरफुल चीजों को यहाँ से ला सकते हो। और इस ट्रेजर हॉल को 3 भागों में बांटा गया है और मैं जितना कह रहा हूँ पहले भाग पर ही रहना। हालांकि गहरे उत्सव में जा सकते हो पहले भाग के, लेकिन दूसरे भाग पर मत जाना वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है। अब ये तीनों के तीनों बंदे थंडर सेक्ट के लीडर की बात सुनते हैं तो हमें से रिला देते हैं और जो थंडर पवेलियन था ना ट्रेजर हॉल वाला वहाँ के निकल जाते हैं। अब जैसे
जैसे ये थंडर पवेलियन में जाते हैं ना तो बोला जाए तो ये अलग ही स्पेस में चले जाते हैं। अब पलक झपकती 15 दिन गुजर जाते हैं। जू में और मूगे थाना वो अपनी अपनी एक एक टेक्निकों को यहाँ से उठा लेते हैं, ढूंढते रहते हैं कहीं उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिल जाए। हमारी जान चलता है तो वो सबसे गहरे हिस्सों में चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारी जान को कुछ भी अच्छा बोला जाए तो अच्छा टेक्निक देखने को नहीं मिलता। हालांकि हमारी जान को एक सोनिक टेक्निक अच्छी लगी थी, लेकिन वो बहुत ही लो लेवल की थी, इसलिए हमारे जान उस टेक्निक को नहीं लेता। अब जान चलता है तो दूसरे फ्लोर पर एंट्री लेने वाला होता है, तभी यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर प्रकट होता है और हमारे जान से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हमारे जान चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर को बताने लगता है कि मुझे एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे कि जो मेरी फ्लेम है ना उसको मैं इमोर्टल बॉडी में कन्वर्ट कर सकूं। अब जैसे ही थंडर सेक्ट का लीडर जान की बात सुनता है ना तो वो लेकर दूसरे फ्लोर पर ले जाता है हमारे जान को। और हाँ, थंडर सेक्ट के लीडर के साथ उसकी बेटी की फे भी आई हुई है। अब यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो एक स्क्रॉल हमारे जान को दे देता है जिसकी सहायता से हमारे जान इमोर्टल बॉडी को बना सकता है। अब थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो जान को ये ट्रेजर हॉल था ना, ये 3 भागों में विभाजित था, तो हमारे बोला जाए तो थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो हमारे जान को तीसरे भाग पर ही ले जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर तीसरे भाग पर आता है ना तो उसे सामने एक टोकन रखा हुआ दिखता है। अब जैसे हमारे जान इस टोकन को दिखता है ना तो वो पहचान जाता है कि ये तो रिकार्नेशन टोकन है। इतने में अब यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो सब कुछ बताने लगता है कि जो की फे है ना उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं। अरे यार ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। जैसे लिटिल ई है ना, रिकार्नेशन के जरिए पैदा हुई है ना, बोला जाए तो जो लिटिल ई था ना वो पहले ताओसी गॉड के पास रहता था, लेकिन वो किसी कारण से मर गया और हमारे जान के सहारे वो दोबारा से रिकार्नेशन हुआ था। हालांकि अब वो जान से पूरी तरह से अलग हो चुका है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, मतलब कि 90% अलग मान लो, 10% हमारी जान से ही जुड़ा है, ठीक है। तो जो कीपे है ना उसके पास भी बोला जाए तो पहले जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती होगी, लेकिन किसी कारण वजह से जो कीपे है ना उसकी माँ के अंदर रिकार्नेशन की शक्तियां आ गई थी, इसलिए कीपे है ना वो दोबारा से जो पहले आदमी था ना या वुमन थी उसी वुमन में दोबारा से बदल रही थी धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पर जो थंडर सेक्ट का लीडर है ना वो हमारी जान से विनती कर रहा था कि जो मेरी बेटी है ना जो कि रिकार्नेशन के सहारे पावरफुल हो रही है, इससे तुम ये रिकार्नेशन ले लो, इससे तुम पावरफुल हो जाओगे। और जो मेरी बेटी है ना जिसके पीछे हमेशा एविल रे, सोल क्लैन के बंदे, हुड क्लैन के बंदे पड़े रहते हैं ना, वो उनसे पूरी तरीके से आजाद हो सके। पता नहीं यार समझे हो या फिर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से समझ गए होगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते। एक और बार समझा देता हूँ कि भाई जो लिटिल ई जिस तरीके से पैदा हुआ है ना रिकार्नेशन के जरिए, मतलब कि लिटिल ई जब पावरफुल हो जाएगा ना तो उसके पास ताओसी गॉड की सारी याददाश्त आ जाएंगी ना, ऐसे ही कीपे है। जब कीपे एक बार पावरफुल हो जाएगी ना तो जो पुराना ओनर था ना उसकी सारी याददाश्त वगैरह, मतलब कि पुराने जीवन की सारी बातें याद आ जाएंगी कीपे को। उम्मीद है समझ गए होगे। पुनर्जीवन हुआ है कीपे का और वो जैसी पावरफुल होगी ना तो उसे पुरानी सारी याददाश्त आ जाएंगी, तो कंफर्म समझ गए होगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि तुम रिकार्नेशन वाली इस सील, मतलब कि सामने जो टोकन है ना इसे रह लो, जिसकी सहायता से जो मेरी बेटी की फे है ना वो इस चीज से आजाद हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर थंडर सेक्ट के लीडर कहते हैं ना तो जान हैरान हो जाता है। जान चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर को समझाने लगता है कि देखो ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहूँ ना तो भी रिकार्नेशन वाली शक्तियां मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये रिकार्नेशन वाली शक्तियां किसी के अंदर जन्म से ही आती हैं और अगर मैंने इन्हें जबरदस्ती लेने की कोशिश की ना तो कीपे है ना वो मारी जाएगी। अब जैसे ही थंडर सेक्ट का लीडर ये सुनता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो हमारी जान को सब कुछ बता देते हैं। जान चलता है तो वो थंडर सेक्ट के लीडर को बताने लगता है कि जो टोकन है ना ये टोकन शायद थंडर गॉड का है और जो थंडर गॉड है ना वो जियो कबीले की एक लड़की से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो लड़की है ना वो अस्वीकार करती थी हमेशा थंडर गॉड को अपना हस्बैंड मानने से। इसलिए थंडर गॉड एक दिन गुस्से में चलते हैं। अब पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मेरी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ठीक है। कि थंडर गॉड चलते हैं तो वो किसी कारण की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन वो जियो कबीले की उस लड़की से एकदम सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए बाद में वो लड़की भी मारी जाती है। क्योंकि होना हो वो लड़की जियो कबीले की लड़की वो थंडर गॉड से मोहब्बत करती थी, भले 10% मानो लेकिन करती थी। और जब दोनों आपस में मारे गए थे ना तो वो एक दूसरे से ही मिल गए थे। और यहाँ पर जो रिकार्नेशन की शक्तियां है ना वो दोनों मिलकर ही है, बोला जाए तो थंडर गॉड की और जियो कबीले की उस लड़की की। अब जैसे हमारा जान ये एक्सप्लेन कर देता है ना और ये सब बारी बात है तो लॉर्ड ने हमारी जान को बताई और हमारी जान ने थंडर सेक्ट के लीडर को, उम्मीद है समझ गए होंगे। जान चलता है तो और भी समझाने लगता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपने टोकन को यहाँ पर सील कर रखा है ना उसे शायद आपको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे ये टोकन की सील टूटेगी ना तो ये सारी की सारी एनर्जी के यू के माथे में चली जाएगी, जिस वजह से की यू की जो रिकार्नेशन वाली सील है ना वो और भी तेजी से ग्रो होगी, जिस वजह से जो की यू है ना सॉरी की फे है ना वो और भी तेजी से पावरफुल हो जाएगी। और जब ये डाउ जान के 6 स्टार पर पहुंच जाएगी ना इसकी पूरी मेमोरी वापस आ जाएंगी और
पता चल जाएगा कि उस समय क्या हुआ था। और आपको इस बात की भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है कि एक बार अगर इसकी थंडर गॉड वाली पूरी याददाश्त वापस आ गई, बोला जाए तो रिकार्नेशन वाली पूरी पावर और याददाश्त वापस आ गई, तो ये आपकी बेटी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होता। अगर इसकी रिकार्नेशन वाली पूरी याददाश्त वापस भी आ जाती है ना, तो जो अभी की याददाश्त है ना वो भी इसी के पास रहेंगी, इसलिए ये रहेगी तो आपकी बेटी ही है। अब जैसे हमारे जान थंडर सेक्ट के लीडर से एक कहता है ना, तो थंडर सेक्ट का लीडर भी समझ जाता है कि जान एकदम सही कह रहा है, इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है, बोला जाए तो उपचार नहीं है कुछ करने का। इसलिए थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो सामने जो टोकन पर सील चढ़ी हुई थी ना, उस सील को तोड़ देता है। अब जैसे ये सील टूटती है ना, तो सारी की सारी इस टोकन की एनर्जी की फे के माथे के अंदर चली जाती है। की फे चलती है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगती है। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जो कि की फे को ट्रेनिंग करते हुए दिख रहा होता है। जान चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर से कहने लगता है कि ठीक है, इसे ट्रेनिंग करने दो, ये बहुत जल्द जाग जाएगी। हमें फिलहाल के लिए आपके अंदर जो एबिलिटीज की शक्तियां है ना, उसे बाहर निकालने के लिए सोचना चाहिए। अब जैसे थंडर गॉड का लीडर ये सुनता है ना, तो वो हाँ से रिला देता है। अब जो थोड़ी दूरी पर जाते हैं, हमारे जान चलता है तो प्रिपरेशन करने लगता है थंडर सेक्ट के लीडर के अंदर से एबिल शक्तियों को बाहर निकालने का। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर प्रिपरेशन करता है ना, तो वो थंडर सेक्ट के लीडर से कहने लगता है कि इसमें आपको काफी ज्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि जो एबिल शक्तियां है ना वो आपके काफी अंदर तक है, इसलिए आपको दर्द को झेलना ही पड़ेगा। अब जैसे थंडर सेक्ट का लीडर जान की बात सुनता है ना, तो वो हाँ से रिला देता है और कहने लगता है कि मैं हर दर्द को झेलने के लिए एकदम तैयार हूँ पूरी तरीके से। और हाँ, एक और बात, 1000 लाइक और 300 कमेंट आना ही चाहिए, तभी अगली वीडियो लॉन्ग आएगी। हालांकि वो बात अलग है कि मैं वीडियोज को पहले ही रिकॉर्ड कर लूंगा, तो आपके लिए 3-4 वीडियो आती रहेंगी 30 मिनट की। लेकिन मुझे पता लगा कि भाई इस वीडियो को अपलोड करने के बाद और पब्लिक करने के बाद इस पर पूरा का पूरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो भाई साहब फिर से वीडियो बनाना बंद, 20-20 मिनट की वीडियो डालेंगे। और हाँ, 24 घंटे के अंदर ही आना चाहिए। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते। अब जान चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर से क्या देता है कि आपको दर्द होगा, इसलिए आपको ये दर्द झेलना पड़ेगा। थंडर सेक्ट का लीडर भी हाँ से रिला देता है। अब इसके बाद जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और जो थंडर सेक्ट का लीडर है ना, उसके अंदर बजाने लगता है। थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो उसे दर्द होने लगता है। इतने में हमारे जान चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर से कहने लगता है कि अभी तक तुमने एबिलिटीज की शक्तियां जो तुम्हारे अंदर है ना, वो सप्रेस कर रखी है ना, उन्हें थोड़ा ढीला करो ताकि मैं उन्हें पूरी तरीके से बाहर निकाल सकूं। अब जैसे थंडर सेक्ट का लीडर ये सुनता है ना, तो वो जान की बातों में आता है और अभी तक वो एबिलिटीज की शक्तियों को दबाया हुआ था ना, वो उसे रिलीज कर देता है। अब जैसे ही ये एबिल शक्तियां रिलीज होती है ना, तो इन एबिल शक्तियों से एक आवाज आती है कि थंडर सेक्ट के लीडर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। अब जब यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर इन एबिल शक्तियों की बात सुनता है ना, तो वो भी गुस्सा हो जाता है कि आज मैं नहीं, आज तू मरेगा, आज तेरा मरना यहाँ पर कन्फर्म है। में हमारे जान को भी बताया जाता है। जान चलता है तो वो भी अपनी होली फ्लेम की पावर बढ़ाता है और तेजी से थंडर सेक्ट के शरीर में होली फ्लेम को बुझाने लगता है। अब इतने में हमें थंडर सेक्ट की लीडर की बॉडी बताई जाती है, उनके अंदर का हिस्सा बताया जाता है। यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो जो सामने ब्लैक स्मोक था ना, उसके ऊपर अपने थंडर सेक्ट से जाए तो थंडर ड्यूकी से हमला कर देते हैं, जिस वजह से जो ब्लैक ओरा था ना, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब जैसे ये ब्लैक ओरा कमजोर होता है ना, तो हमारा जान अभी तक थंडर सेक्ट के लीडर के अंदर होली फ्लेम डाल रहा था ना, हमारा जान चलता है तो अकीरा होली फ्लेम से सीधा जो ब्लैक कलर का स्मोक था ना, उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ये ब्लैक कलर की एनर्जी एक साथ दोनों हमलों को आता हुआ देखती है ना, ये पहले से ही थंडर सेक्ट के लीडर की अटैक की वजह से, थंडर की वजह से जख्मी हो गई थी, और जब ये अपने ऊपर अकीरा फ्लेम को भी हमला करते हुए देखती है ना, तो यहाँ से भागने लगती है और एक ही पल में बाहर निकल आती है। और इसी बाहर निकलने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे भी रूम से बाहर निकल कर जाना है। लेकिन आप सब्सक्राइब कर दो, टारगेट को पूरा कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।